अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नियो पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान और बहुत सारी खबरों और उन पर तज्जियों के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन कि पाकिस्तान में शबानुल मौज़म का चांद नज़र आ गया है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ। कोहसार ब्लॉक पार्क सेक्रेटेरिएट की छत पर मुनक़िद हुआ और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने यह ऐलान किया है कि यकम शाबान 22 फरवरी बरोज़ बुध यानी कि जो आज के दिन सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में भी कल यकम शबानुल मौज़म था। दूसरी जानिब माहिरीन फ़ल्कियात ने पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से मुतल्लिक पेशगोई कर दी है और इस बार पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद 22 मार्च को नजर आने के कवी इम्कानात हैं और इस तरह यकम रमज़ानुल मुबारक की जो तारीख है गालिबन वो 23 मार्च इंशाल्लाह हो सकती है। अच्छा, दूसरी जानिब रवा माह सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात के इजलास के दौरान महकमा मौसमियात ने भी इंदिया दिया था कि रवा बरस पूरे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर एक साथ होने के कवी इम्कानात है। खैर, इस बात के इम्कानात तो हर साल ही जाहिर किए जाते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस बार अच्छे की उम्मीद हम रख रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज और फिर पहले सेगमेंट के जानिब पढ़ेंगे। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख, मामला अदालत जाने का इम्कान। बदलता है आसमान, रंग कैसे कैसे, चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ में शामिल। IMF के बुनियादी मुतालबे, टैक्स रेवेन्यू और दौलत की मुनसिफाना तकसीम। बदलते मौसम में नजला, जुकाम, खांसी, हर्बलिस्ट के मुफीद मशवरे होंगे नियो पाकिस्तान का हिस्सा। कराची का फुटबॉल क्लब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया और इसके अलावा दीगर अहम स्टोरीज और खबरें भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं सियासी मंजरनामे से। तो नाजरीन, कोई माने या ना माने या जितने मर्जी बयान दे दे, मगर सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी के जो इलेक्शन की तारीख के ऐलान ने एक नया ID बहरान खड़ा कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कल अपना इजलास मुनक़िद किया। कानूनी मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत का इंदिया दिया और दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास दो ही इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं कि सदारती फरमान के तहत 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए कानून के जरिए 7 रोज के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें या फिर अदालत में सदारती फरमान चैलेंज कर दे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इदारे इलेक्शन में मुआवनत करने से इनकारी हैं, तो इलेक्शन कैसे करवाएं। फिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाने के लिए हर तरीका आजमा रही है और इस सिलसिले में कई तजुर्बात भी हो चुके हैं। जैसे PTI ने लॉन्ग मार्च किया, असेंबली से इस्तीफे दिए, फिर सूबाई असम्बलियों को तहलील किया और इसी तरह अब जेल भरो तहरीक का आगाज आज से हो रहा है जिसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं। चौधरी परवेज इलाही उधर अपने 10 साथियों समेत अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी की सदारत देने के हवाले से भी इमरान खान साहब ने इस हवाले से कल हमने देखा कि ऐलान किया। फवाद चौधरी उनके साथ मौजूद थे। अच्छा, इसी पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहती हूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इलेक्शन का मामला तो अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख एक मरतबा फिर से मुअम्मा बन गई है? देखिए, तारीख का मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सदर ने जो फैसला दिया है वो आईनी है, कानूनी है 57 के तहत। और 2 नवंबर जो है राजा सुलेमान और खोसा साहब उन्होंने शाम के प्रोग्राम में कहा कि बिल्कुल ठीक है और जब ये नहीं करेंगे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट देगी। बड़े अहम केसेस है, नैब का केस है, ओवरसीज पाकिस्तानी का केस है और इलेक्शन डेट का केस है और इसी 10-15 दिन है, मैं 60-65 दिनों में सारा कुछ फैसले हो जाएंगे। अच्छा शेख रशीद साहब, क्या वजूहात आपको क्या लग रही है? हुकूमत क्यों बज़िद दिखाई दे रही है? इंतखाबात ना करवाने के हवाले से क्यों तारीख नहीं दी जा रही? ये तो बहुत सादा सा सवाल कर रही है। उनको पता है कि वो मर गए हैं सियासी तौर पर, लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं, इनके डब्बे खाली निकलने, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, इनका सत्यानाश हो गया। ये वो इतने बच्चे तो चूचे तो नहीं है ना, इतने जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इतने एसेट्स बाहर खरीदे हो, इतनी
गेट नंबर 4 की जूतियां चाटी हो, तो फिर ये कहना कि उनको ये समझ नहीं है, सारी समझ है उनको चोर बाजारी। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से जेल भरो तहरीक का आगाज करी है, भरपूर उसकी तैयारी भी हो चुकी है, आप अभी जेल से आए हैं चंद रोज पहले और अब जेल भरो तहरीक का जो आगाज है, आप भी गिरफ्तारी देने का इरादा रखते हैं? मैंने तो परसों इमरान खान को कहा था सबसे पहले मेरा नाम रखो। अच्छा। लेकिन मैं जरा शमशमे के साथ देना चाहता हूँ, 200 के साथ नहीं 2000 बंदों के साथ देना चाहता हूँ। और मैं जब गिरफ्तारी दूंगा तो वो गिरफ्तारी होगी और दुनिया देखेगी कि गिरफ्तारी कैसे दे। ठीक। अच्छा, चर्चा तो बहुत पहले से थी, परवेज इलाही साहब की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कल बाकायदा ऐलान हो चुका, कल चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बन गए। आप भी इमरान खान के बड़े इत्तेहादी में से एक हैं, उनके करीबी साथियों में से हैं, तो मुस्तकबिल में आप भी बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत का? मैं तो छोटी सी सियासत करता हूँ, एक सीट की कलम तो हाथ के निशान पे वही करता रहा हूँ। मैं तो कोई एम्बिशियस नहीं हूँ। इमरान खान के साथ खड़ रहा हूँ चट्टान की तरह जब तक वो लड़ाई लड़ रहा है। जब हुकूमत बनती है तो उस वक्त मैं देखूंगा कि मेरा रोल क्या होना चाहिए। तो मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ, इसलिए किसी को मेरे पे ना कभी किसी ने मुझे कहा है, ना कहेगा, ना कहीं जरूरत है इमरान खान के साथ हूँ, उसकी पार्टी का हिस्सा इत्यादि हूँ। ठीक है शेख साहब, हमारी गुफ्तगू हुई कल शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने भी बोला कि ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ है ये एक पुरअमन होगा और अमन की सूरत हाल को यकीनी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं कि इससे जो मकासद हैं वो हासिल हो पाएंगे? हुकूमत आपको प्रेशर में इस वक्त दिखाई दे रही है इस हवाले से? देखिए, हुकूमत ने जलील और रुसवा हो गई है 10 महीनों में, ना इनका भी आगे है कोई ना पीछे। अपने प्राइम मिनिस्टर को तो ला नहीं सके, वो जो उनका लीडर है। मरियम कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो बताए किसकी हुकूमत? तो शेख साहब वो तो शर्त कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब ने शर्त रखी हुई है कि जब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो वतन वापस नहीं आएंगे। गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता है, ऐसी क्या बातें करें। देखिए, उसने एक तारीख ये भी दी है कि फलानी तारीख से मेरी हुकूमत हुई है। इससे बड़ी बेवकूफ बयान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं दिया जो डेट उसने दी है कि फलानी तारीख से हमारी हुकूमत हुई है। मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने फोन लेने हैं अदारों से और अपना सामान वापस लेना है। अभी तैयारी कर रहा हूँ मरी जाने के लिए। अपना सामान उन्होंने जो बाकी जो उन्होंने रख लिया है वो भी दे दें तो उनकी मेहरबानी है। अच्छा शेख साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है, मैं ज़रूर कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। वो कह रही हैं कि बहुत सारे जो PTI के लोग हैं वो शामिल होना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून में। तो आप समझते हैं कि जितनी महंगाई अब इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, जो माशी बहरान है, ये स्टेटमेंट उनकी दुरुस्त है, हकीकत है इस बात में? कोई ऐसा होगा? हंसने की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे बयान को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और धचका लगा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा सामने आया, क्या कमेंट करेंगे सर? बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ। उन्होंने मुंह में सन्नाटेदार थप्पड़ मारा इनके, और इतने बेवकूफ हैं कि उसका इस्तीफा कबूल हुआ और साथ ही नोटिस जारी कर दिए। एक दिन की तो छुट्टी कर लो यार, 2-3 दिन की तो छुट्टी कर लो। उसका कद और बड़ा हुआ है। सुल्तान जो नाम है उनका, जो भी है, आफ्ताब सुल्तान साहब, आफ्ताब सुल्तान, वो सुल्तान साबित हुआ है और ये जलील और रुसवा हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ही चॉइस थे, तो जितने बाकिरदार इंसान है, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए और जो वो अभी भी स्टेटमेंट उनके सामने आई कि इतने प्रेशर में काम नहीं कर सकते, तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तवक्कुआत किस तरह से फिर मौजूदा हुकूमत या मुस्लिम लीग नून रख सकती है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए, लड़ाई तो बहुत गंदे माहौल में दाखिल हो चुकी है। अप्रैल बड़ा खूनी होगा, कहर ज़दा होगा, खाना जंगी होगी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, कौन देख रहा है वो? हम परेशान हैं अपने हलकों में बैठे हुए के साथ की गली में डाका पड़ गया है। सही। 5 मिनट बाद बंदा आता है कि लाल हवेली के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करा दिया था, यहाँ से उठा के ले गया। अब आप बताएं ना, दूध और दही की दुकानें लूटी जा रही है कि बच्चों को चाय सुबह देने के लिए दूध नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या सियासत होगी? ठीक। अच्छा शेख साहब, इससे पहले आपकी भी स्टेटमेंट सामने आई थी जब गिरफ्तारी आपकी अमल में लाई गई थी, तो आपने कहा था कि कुछ चीजें भी आपकी गायब हुई हैं, अब वो बाजियाब हो चुकी हैं, वो मिल चुकी हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस? गाड़ियां तो मैंने ले ली है जी, और पैसे उन्होंने कहते थे पहुंचाएंगे, अभी तक पहुंचाए नहीं। और जा रहा हूँ, आर्म्स लाइसेंस मेरे हैं वो उन्होंने बरी में किए। जिस जगह मेरा घर है वो इस्लामाबाद के दायरे में नहीं आता, पिंडी के दायरे में आता है। टोटल डकैती की है, टोटल बदमाशी की है।
और उन्होंने घड़ियां ली हैं, घड़ियां भी कह रहे हैं कि आजकल तक दे देंगे, अब पता नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो बयान दे दिया कि हमने कुछ नहीं किया वहां से। जिस पुलिस के SHO खुद बदनाम जमाना लगाए गए हो, इशफाक वड़ाई टाइप के लोग, तो फिर उस मुल्क में क्या होगा। अच्छा शेख साहब, अब हम जो सियासी मंजरनामे की चूंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके अब एनालिसिस भी ले रहे हैं, कमेंट्स भी ले रहे हैं, पूरे मंजरनामे में इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें काफी दिन से मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं, कोई उनकी सियासी स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई। तो आपको लगता है कि सारी इस वक्त जो ब्लेम गेम है, मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई का भी खुमियाजा भुगत रही है, PTI के साथ भी जंग में फ्रंट फुट पर है, तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त बेहतर पोजिशन में रह गए? क्या बेहतर पोजीशन है जी, घर के भेदी लिंकड आए, उनके सारे मंसूबे गलत हो गए हैं। डरता है आसफ बिलावल पाकिस्तान आते ही अफगानिस्तान में उसका शिद्दत से इंतजार हो रहा है कि आ जाओ, ताकि मक्खियां और टिक्कियां, बैनर लगे हुए हैं उसके। और जिस मुल्क में वो जाता है, मैं नक्शा खोल के देखता हूँ ये मुल्क है कहाँ, मैं उसको दाद देता हूँ कि उसने ऐसे मुल्क निकाले हैं टूर करने के लिए जो मुझे नहीं पता कि उसके पड़ोस में कौन से मुल्क लगते हैं। फिर मैं बुक खोलता हूँ कि ये मुल्क कहाँ वाक़या है, यहाँ से ये बरामद होता है, निकलता कहाँ से और तुलू कहाँ से होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूंकि बहुत एक्टिव हैं, आए रोज तकरीर भी कर रही है और उनकी जो तनकीद है वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान साहब पर होती है, तो उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, मरियम औरंगजेब साहिबा की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो अदलिया है वो इमरान खान साहब के लिए दर्द दिल रखती है या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, कितनी हकीकत कोई कमेंट ना करें जी। देखें, आप टीवी लगाएं, आप सोशल मीडिया लगाएं, 13 पार्टियां इमरान खान को जिंदा रखे हुए हैं। एक यहाँ कैरल होती थी जब मैं वजीर इत्तलात था, राइटर की हेड थी, तो वो कहती थी बैड पब्लिसिटी इज आल्सो ए पब्लिसिटी। तो ये जो कुछ कह रही है इससे इमरान खान को फायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और अहम मामला इसके साथ साथ चल रहा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आज से आगाज कर रही है, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दी है। ऐसे में ऑडियो लीक्स का भी जो मामला है उसकी भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो जाली है या नकली है, फॉरेंसिक तो ऑब्वियसली उसकी होगी। फिर हमने देखा है कि जो ऑडियो लीक्स सुबह सुबह उसका नाम ना लें, सवाल चेंज करें, वैसे क्या नहीं सर, कमेंट तो मैं आपसे लाजमी लेना चाहूंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि छोड़े परे, वो उसका दिमागी तवाज़ुन देनी मरीज है, वो छोड़े परे। चलिए सर, हम उनकी बात नहीं करते, राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं करते, लेकिन ऑडियो लीक्स के हवाले से ऑडियो लीक्स इतनी लीक्स आम हो गई हैं कि यार लीक का जुमा बाजार बन गया। अच्छा ठीक है, चले हम माशी हालात की बात कर लेते हैं मुल्क की, कि इस वक्त जो मुल्क को माशी मुश्किलात दरपेश हैं। आप लोग दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे, सूरत हाल उतनी आसान नहीं है जब गवर्नमेंट छोड़ी थी जितनी थी, तो कोई मुआशी प्लान है, कोई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्योंकि इस हवाले से ना तो मौजूदा हुकूमत बात कर रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि अवाम को रिलीफ आखिर क्या मिलेगा। पता नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। 2-3 दिन पहले से मेरे पास ये इत्तलात है कि पाकिस्तान के चीन से तल्लुकात खतरात हालात में दाखिल हो गए। अच्छा, और चीन की सीरियस रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर। सर कुछ और तफसीलात इस हवाले से आप शेयर करना चाहेंगे? इत्तलात कहाँ से नहीं मेरे, क्योंकि मैं चुन लाई के वक्त से बाद में मुशाहिद हुसैन ने मुझे रिप्लेस किया, सो मेरे उनसे बड़े जाती तल्लुकात है। ठीक है, बस इतना ही जुमला काफी है कि चीन के शदीद। तो आप यही वजह समझ रहे हैं कि दोस्त ममालिक से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है? कोई निजी थूक नहीं रहा इन पे, कोई क्या मदद आनी। ठीक है। अच्छा, हुकूमत अब मिनी बजट भी पास कर चुकी है, IMF की भी जो सारी कंडीशंस है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो भी कंडीशंस भी IMF की पाकिस्तान मेंबरों ने मिनी बजट पास किया, इनके अपने मेंबर भी के साथ नहीं है कि ऐवान का इजलास होने के लिए 86 मेंबरों का होना जरूरी है। ये सारा काम गैर आईनी और गैर कानूनी हो रहा है और धौंस और धांधली के जोर पे हो रहा है, और ये पछताएंगे जो कुछ भी हो रहा है, इसकी कीमत अदा करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा शेख रशीद साहब, एक और मैं मामले पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। कोलू से जो इत्तलात सामने आ रही हैं, वहाँ पर आप क्या समझते हैं कितनी नाइंसाफी हुई है? वहाँ के जो सरदार हैं वो आम लोगों पर, पब्लिक पर जिस तरीके से जुल्म सितम ही कहेंगे कि किया जा रहा है, आप भी वजीर रह चुके हैं, आपके भी मामले से सारी तमाम तर चीजें निकली होंगी, तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको? इस मुल्क में गरीब के लिए तो ये मुल्क बतौर बड़ी जेल है, बड़े लोगों के लिए बना है। आप देखें IMF की सदर ने कहा है कि सब्सिडी
अमीरों को दी गई है और सजा गरीबों को दी गई है, ये मेरा जुमला नहीं है, ये IMF की प्रेसिडेंट का जुमला है। और IMF का मसला अभी तक खटाई में है। ये लीड स्टोरी है कल के अखबारों में कि सजा गरीबों को मिली है और सब्सिडी अमीरों को मिली है, सेट बाय IMF प्रेसिडेंट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और जो पूरा इसकी सियासी मंजरनामा और जो मुल्की हालात हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, अपनी राय से आगाह भी कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सियासी मंजरनामे के हवाले से और दीगर अहम सेगमेंट्स मजीद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। FIA, एंटी करप्शन, नैब जितने भी इदारे हैं वो PTI के रहनुमाओं को बुला रहे हैं। फिर जो चुनने मुन्ने से मुकदमात हैं वो भी दायर किए जा रहे हैं। शेख रशीद को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो क्या ये इंतकामी सियासत की रविश जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म होगी? और दूसरा, आर्टिकल 57 के तहत जो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, क्या उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और विफाक क्या करने जा रहा है? ये दो बिल्कुल अलग सवाल है। जो पहला सवाल है वो मेरे ख्याल में बहुत पर्टिनेंट है कि सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हुकूमतों को उनकी तिब्बी उम्र पूरी करनी देना होगी। जब इमरान खान और उसके सहूलतकार जो इस्टेब्लिशमेंट में थे और अदालतों में थे, करनी देना होगी। जब इमरान खान और उसके सहूलतकार जो इस्टेब्लिशमेंट में थे और अदालतों में थे, जब वो ये खेल गद्दा खेल रहे थे हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे तो जो निज़ाम आप अपनाना चाहते हैं चलेगा वो भी नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो वो निज़ाम नहीं चला। अब बात ये है कि ये खेल शुरू नहीं करना चाहिए ना। जब आप खेल शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? वो महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, उनका ख़ानदान भी बचा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, उनके ख़ानदान के लोग जो जलावतन हो गए, अभी तक जलावतन है। कलसूम नवाज शरीफ साहबा के साथ बीमारी की हालत में जो हुआ, पूरा ख़ानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और क्या अगर कोई रियासत के खिलाफ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे। और मैं आपको एक और आज बात बताऊं, इसका इसलिए कुछ नहीं बनना और इसे इसलिए किसी ने रास्ता नहीं देना कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा, ये फलां फलां गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा। इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा। आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। तो उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा उसको। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और मुतअद्दिद आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस वक्त हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या वजह है ये बताइए। एक तो उनके प्रोसीजर है जो कुछ मुकम्मल होने हैं, अब हम खुद चाहते हैं वो आएँ, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए ना। बहुत
आशिफ साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था गुफ्तगू करते हुए कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ उस तरीके से ज्यादती हो। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुबह का टाइम है और एक मज़ेदार लाहौरी खाबे के हवाले से आपको एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर के खानों की बात हो तो बहुत सारी चीज़ें सरे फहरिस्त आती हैं, लेकिन आज की जो रिपोर्ट है वो बड़ी खसूसी रिपोर्ट है। असदुर रहमान ने ये रिपोर्ट तैयार की है और लाहौर में टकाटक बड़ा मशहूर, हमारा जो रिवायती देसी खाने हैं बड़े मशहूर हैं। तो जनाब आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। ये है वो आवाज खुश खुराक लाहौरियों के दिल को ऐसे बाती है कि क्या कहना। दिल, गुर्दा, मग्ज हो या चाँप, या हो हाथ का बुना हुआ कीमा, दुल्हाई से पकवाई तक और फिर भीनी भीनी खुशबू, 12 मसालों का जादू भी सर चढ़कर बोलता है। टकाटक के दिलदादा अफराद का कहना है पकवान की तैयारी तक इस मुनफरिद आवाज का लुत्फ उठाते हैं। टकाटक होता है वो बहुत जबरदस्त और माशाल्लाह हर किस्म का इन्होंने मसाला डाल के और उसको प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह हम वही टकाटक भी साथ मंगवाया है और बहुत अच्छा है। आप भी खाएं और आप भी इंशाल्लाह ताला इधर आएं, आपको खाने का मज़ा लें। देखें, लोग स्पेशलिटी टकाटक क्या है, स्पेशल टकाटक में गुर्दे, पूरे दिल, मगज, चाँप होते हैं, लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये हम मक्खन और देसी घी में तैयार करते हैं, स्पेशल मसाले जार से तैयार करते हैं। लोग बड़े शौक से दूर दूर से खाने आते हैं और साथ इंजॉय करते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं स्पेशल लक्ष्मी चौंक खाने के लिए। हम दोस्तों के साथ अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और आज भी हमने यहाँ पर मिक्स टकाटक खाया और बहुत ही ज़्यादा लजीज है। और आज भी हम जब शॉपिंग करने आए तो दोस्तों के साथ हमने ये सोचा कि यहाँ से इनका मिक्स टकाटक जो है वही ट्राई किया जाए और इनकी सर्विस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। टकाटक फूड पॉइंट के मालिक का कहना है जायके और म्यार के साथ जब कारीगर अपने तजर्बे से टकाटक तैयार करता है तो यहाँ आने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जिसने लाहौर में टकाटक का लुत्फ नहीं उठाया, इसने भी वक्त ही जाया किया। खसूसी रिपोर्ट असदुर रहमान, कैमरामैन मेहरान के हमरा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और नाज़रीन, इन दिनों हर ज़बान पर महंगाई का लफ्ज़ है। लोग एक दूसरे को मिलते हुए सिर्फ महंगाई का ही रोना रोते या जिक्र करते दिखाई देते हैं। कोई भी तकरीब हो, महंगाई का जिक्र ज़रूर होता है। और क्यों ना हो, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पाकिस्तानी मिडिल क्लास शदीद खतरे में इस वक्त नजर आ रही है। 33% महंगाई की शरह मिडिल क्लास को गुर्बत की तरफ धकेल सकती है। और सियासतदान महंगाई का एतराफ़ तो कर रहे हैं मगर हल पेश करने में नाज़रीन नाकाम है। मुल्क की मईशत की खुद मुख्तारी खत्म हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ के जो डिफ़ॉल्ट के दावे के बरक्स आयशा गौस बख्श कहती हैं कि मुल्क ने ना डिफ़ॉल्ट किया है ना वो करेगा। अच्छा, दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान से वो बुनियादी मुतालबात कर रहा है और IMF की जो चीफ है क्रिस्टलिना, उनका कहना है कि हम पाकिस्तान पर 2 अहम नुकात पर जोर दे रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए पहला नुकता टैक्स रेवेन्यू का है। जो लोग या फिर निजी या अवामी सेक्टर से अच्छा कमा सकते हैं, उन्हें मईशत में हिस्सा डालना चाहिए। इन सब बातों पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि हम कनेक्ट कर सकें और जो इस वक्त जो ग्राफ है मईशत का, या जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान का शिकार है, क्या इस वक्त हुकूमती तरजीहात हैं, हुकूमत के पास वो कौन से ठोस इकदाम का प्लान है जो हुकूमत कर सकती है, या वो स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे। क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस महंगाई का सारा खुमियाजा गुज़श्ता हुकूमत पर यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पर डाल रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि आप देखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जाने के बाद हालात किस तरह से ख़राब हुए और मौजूदा हुकूमत ने किस कदर महंगाई की है। महंगाई किसी की
भी हुकूमत में हुई हो। सवाल यहाँ पर ये है कि जो इस वक्त आम इंसान है, जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस वक्त अपना बेसिक पूरा नहीं कर पा रहे। 2 वक्त की जो रोटी है वो एक गरीब शख्स के लिए या 15,000 रुपए कमाने वाले शख्स के लिए बहुत महंगी हो चुकी है, बहुत मुश्किल काम बन चुका है। जब भी लोग मिलते हैं एक दूसरे से, इस वक्त कोई भी गैदरिंग हो, दफ्तर के औकात हो या कहीं पर भी मिले, तो सिर्फ महंगाई का रोना रोते हुए ही दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर कैस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुल्की मईशत की बहाली मुमकिन है? कौन सी ठोस सियासी या मौशी पॉलिसीज इस वक्त अपनानी चाहिए जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट नाकाम हुई है मुल्की मईशत को ठीक करने में। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। टैक्स ही बढ़ाई जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहे हैं। इस सूरत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इस सूरत में लोगों की तरफ मुश्किलातों में इजाफा हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकली इलेक्शन हो, 5 साल की गवर्नमेंट है और वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी दे। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा आप पहले तो ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करें। दूसरा ये है कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं, आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लाइए, 9%। तीसरा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को ग्रो कीजिए कि वो एक्सपोर्टेबल पैदा कर सकें, नई चीजें पैदा कर सकें जो दुनिया में बिकती हैं। लोगों को रोजगार देना बहुत जरूरी है, फूड सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। ये सारा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बच्चों को देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी रोजी को, आपके एक्टिविटीज जो हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना बहुत सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर कैस, पाकिस्तान ने IMF की तकरीबन सारी कंडीशंस मान ली हैं। अब IMF जिन 2 बुनियादी नकात पर जोर दे रहा है उसका जिक्र IMF चीफ ने भी किया। एक तो टैक्स रेवेन्यू और फिर दौलत की जो मुल्किफाना तकसीम है। ये पॉसिबल कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा? सियासी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सियासतदान एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर इसका हल आप किस तरह से देख रहे हैं? मईशत जो है वो सिर्फ सियासतदान नहीं देते, मईशत तो पॉलिसी होती है, मईशत तो इंडस्ट्रीज देते हैं। तो आपको बिठाना पड़ेगा, आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनको बिठाना पड़ेगा। बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी एक नई हुकूमत लानी पड़ेगी। IMF की आपने पूरी नहीं की। IMF कहता है कि अमीरों पे लगाइए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ना लगाइए। IMF कहता है कि बड़ी फोकस गरीबों पे दीजिए। आप जब 85 मिनिस्टर रखे हुए हैं और उनको मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त तेल देते हैं, तो ये IMF की शर्त पूरी नहीं होती। आपको छोटी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। आपको जो है वो जी डॉक्टर कैस आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर कैस, हमें दरामदात को भी कम करना होगा, रिवायती मईशत से निकलकर दूसरे तरीके भी अपनाने होंगे। फॉर एग्जांपल डिजिटल इकोनॉमी अच्छा किरदार अदा कर सकती है? इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा, हमें डिजिटल इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा, हमें IT, हमें सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। हमें यंग लोगों को प्रोग करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाएं, इंटरनेट को इस्तेमाल करें। ये हमने सिर्फ 5% एजुकेशन दी हुई है, बाकी सारी कौम को अनपढ़ रखा हुआ है। ये तो सिर्फ आपको अफ्रीकन मुल्कों की तरफ लेके जाते हैं जिनमें क्राइसिस है। ये जो है तरक्की आपको की तरफ नहीं जाती सारी पॉलिसी। तो इन अ वे अब आप देखिए, कल हमने नैब के रिजाइन कर दिया, ये कह के जी उसको खतरा है वो लोगों को। तो करप्शन और मिसमैनेजमेंट पे इकोनॉमी नहीं चला सकता। आपको आना पड़ेगा एक वाइबल इकोनॉमिक प्लान के ऊपर, जहाँ ऑनेस्ट लोगों को फरोग दें और डिसऑनेस्ट को
अच्छा डॉक्टर कैस, ख्वाजा आसिफ के बयान ने बहुत वावेला मचाया, फिर आयशा गौर साहिबा का भी अब स्टेटमेंट उनके सामने आई है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ना डिफॉल्ट किया है ना कर सकता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी फिर ख्वाजा आसिफ, इस तरह के स्टेटमेंट या जो दीगर सियासी रहनुमा है किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, कितनी डैमेजिंग हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त फैक्ट्स क्या हैं? देखें, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल डिफॉल्ट की बात नहीं की, उन्होंने बैंकरप्सी की बात की। इन दोनों लफ्जों में फर्क है। डिफॉल्ट तो ये है कि आपने लोगों के दूसरे मुल्कों के कर्जे वापस नहीं किए, वो नहीं होगा क्योंकि वो आपको बेल आउट कर देंगे, तो आप पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहे। जहाँ तक बैंकरप्सी की बात है तो आपके ठीक है, डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम उन्हें बहुत क्लियर सुन नहीं पा रहे थे। अब बहरहाल जो IMF की 2 शराइत सामने आई हैं, ये देखना है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करवा सकती है, खासकर जो टैक्स का मामला है कि अमीरों से टैक्स वसूल किए जाए, ये कितना शफाफ निज़ाम होगा और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए गवर्नमेंट के पास कौन सी हिकमत अमली है, ये देखना बाकी है। बहरहाल हमने तो इससे पहले माजी में पाकिस्तान ने भी देखा कि जो बेरिज़म इनकम सपोर्ट एक जो प्रोग्राम था उससे भी अगर फ़ायदा उठाने वाले थे, हालांकि 2 कि ये प्रोग्राम गरीबों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो इससे फ़ायदा उठा सके, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उस प्रोग्राम से भी जो अमीर तबका है वो ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए हमें माजी में दिखाई दिया है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हेडलाइंस शामिल करेंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद हेल्थ के हवाले से बात होगी, PSL के हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान, और सबके बज रहे हैं 10 और अब हम कुछ बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से। तो नाज़रीन, सर्दी जा चुकी है, मौसम भी बदल चुका है, फरवरी में ही जो मौसम है वो गर्म हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि रात के वक्त थोड़ी थोड़ी जो ठंड है वो महसूस होती है। अच्छा, सर्दी चूँकि जा चुकी है, लेकिन जो सर्दी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी का रहना, कफिंग वगैरह, स्नीजिंग, ये सब हम देख रहे हैं कि ये नहीं गया है। तो क्या इसके रीज़न है? 2 कि वैसे ऐसे होता है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है तो हम अपने रवैयों को भी अगर थोड़ा सा देखें तो हम ज़रा सा केयरलेस हो जाते हैं, फ़ौरन से पहले हम बारीक कपड़े भी निकाल लेते हैं, उस तरह से केयर नहीं कर रहे होते जिस तरह से हम ठंड में कर रहे होते हैं। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि हमें ठंड लग जाती है, या स्नीजिंग, कफिंग या वायरसेस वगैरह हमें उसकी हम जकड़ में आ जाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे कि जो कफिंग है जान नहीं छोड़ रही, इसकी क्या वजह है और क्या आप घर पे टोटकास कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर एलोपैथी में भी इसका इलाज तो है ही, लेकिन डॉक्टर्स भी मना करते हैं इनिशियली कि एंटीबायोटिक्स जो है अगर हो सके उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं जो आपको इससे रिलीफ दे सकती हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और छींकों से? तो हमारे साथ जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर फैसल मारूफ हर्बलिस्ट इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियो तशरीफ लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सर्दी तो चली गई है लेकिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी नहीं गया है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अभी आपने अपने इंट्रो में बहुत सारे पॉइंट्स खुद ही रेस कर दिए कि सर्दी जा तो रही है, गर्मी महसूस भी हो रही है, लेकिन शाम को रात को हल्की सी हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है या हल्के से किसी टॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एहतियात तो ज़रूर करनी है कि हमने अपनी बॉडी को एक जो कहते हैं टेम्परेचर शॉक का एक टर्म यूज़ होता है, हमने उसको टेम्परेचर शॉक से बचाना है। और उसका यही है कि आप दिन में अगर निकले हैं घर से अपने काम के लिए तो साथ कोई ना कोई चीज़ रखें जो शाम को वापसी पे आप उसको पहन सकें, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। ऐसे अगर अब देखा जाए तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसकी लपेट में, बिल्कुल है ना। और डॉक्टर साहब, वो जो महकमा मौसमियात है उनकी भी जानिब से अभी वो स्टेटमेंट सामने आई है कि अगले जो 10 रोज़े रातें ठंडी होंगी, तो मैंने तो देखा है कि लोगों ने पंखा भी लगा लिया। वैसे बिल्कुल ऐसी है, गाड़ियों में AC भी ऑन कर लिया उन्होंने, तो ये गलत है। हमें थोड़ी सी ये वाला जो
चेंज होता सीजन है, इसको बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। जरा हम एंजॉय भी करते हैं ना, मौसम तेज होता है तो वो सीजन चेंज के कपड़े भी निकलते हैं, तो जरा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं कि मौसम तब्दील हुआ है। एक थोड़ा सा वो खुला सा माहौल हो जाता है वो सर्दी के जकड़े हुए कपड़ों से। लेकिन ये कि एहतियात कर लें, अभी गाड़ियों में एसी मत ऑन करें, पंखे ऑन मत करें। थोड़ी सी ये एहतियात हम कर सकते हैं, करनी चाहिए। अम्मी मुझे कल परसों बता रही थी, क्योंकि मेरी भी आवाज़ से आई एम श्योर जो रेगुलर सुनने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि थोड़ी सी जकड़न मुझे भी है, खांसी, आवाज़ की तब्दीली, रेशा, ये सारे मसले मसाइल बहुत सारे लोगों को है, मैं भी इसमें फंसी हुई हूँ। अम्मी बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो वो दुकान से अब जो शानदार एक मिलता था और बना बनाया उसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते थे, तो घर में लाके नानी माँ उसको पानी में, गर्म पानी में पकाते थे और वो पीते थे और खांसी कहाँ गई ये पता ही नहीं चलता। और मैं यही सोच रही हूँ कि 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं, मैंने ना जाने कितने बाजारी जो शानदार जो हैं वो पी ली है, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं है। तो वो कौन से पुराने वक्तों के अच्छे वक्तों के जो शानदार मिलते थे, आई एम श्योर अभी पंसारी की दुकान से मिलते होंगे, तो उनसे कोई फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अच्छा देखिए, हम अभी आप बात कही थी कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स ना लें। अच्छा, एंटीबायोटिक्स ने तो काम करना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे। अब जो वायरल इन्फेक्शन है उस पर तो एंटीबायोटिक का कोई काम भी नहीं है। करेक्ट। तो वो वायरल इन्फेक्शन तो अपना टाइम भी लेगा। और जो जोशानदे की आप बात कर रही हैं, तो ये इंस्टेंट जोशानदे की जो उनसी एक चीज़ है कि हम उसको फैक्ट्री में पकता है, उसके बाद ड्राई होता है और फिर आपको वो ग्रेन्यूल्स में मिल जाता है कि आपने डाला। उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी भी पुराने पंसार स्टोर पे जाएं और उनसे आप कहें कि वो जोशानदा आपको बना के दे दें। उसमें तकरीबन 8 से 10 चीज़ें डलती हैं, जिसके कुछ अगर कहती हैं तो इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। उसमें बनफशा होता है, उसमें तुख्म खुबाजी होता है, तुख्म रेहान होता है और उन्नाब होता है, उसमें ये क्या होता है, गाँव ज़ुबान होता है, मलैठी होती है, मुश्किल नाम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वहाँ पे आप जाएं और उनसे कहें कि हमें वो जड़ी बूटियों वाला जो शानदार दे दें। वो आपको ना पैकेट्स बना के दे देते हैं कि खुराक के, आप वो वाला लाके और 2 कप पानी में उसको उबालिए इतना कि वो तकरीबन 1 कप पानी रह जाए। वो जो शानदार पियेंगे तो फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। अच्छा डॉक्टर फैसल, इस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, आपने भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स बताए जो मैंने पर्सनली अपने ऊपर आजमाया। मैं चाहूँगी कि मैं वो भी शेयर करूँ, फिर मैं आपको उस पर कमेंट भी लूँगी। जैसा कि अब सबको पता चल चुका है कि 2-2.5 हफ्ते से जो शानदार तो मैंने पिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 सिरप्स की बॉटल्स भी मैं ख़त्म कर गई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसा कि मैं ब्रेक में आपसे जिक्र कर रही थी कि एक चीज़ अम्मी ने कहा मेरे कहने पे, बेटा कर लो, शायद तुम्हें फ़र्क पड़ जाए। शहद वो गर्म पानी में जब डाला तो ऐसा लगा कि कभी शायद कुछ था ही नहीं, लेकिन वो टिटाई थोड़ी सी आ जाती ना, उसका भी एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा मुड़कर नहीं किया, लगा ठीक हो गए, वो दोबारा खांसी आ गई। तो ये कितना फ़ायदेमंद है बच्चों को जो हम कफिंग सिरप्स देते हैं तो कि उनको काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। शहद जो उनसा है वो तो एक कुदरती शिफा है उसमें। और गले की खराश के लिए या खांसी में जब भी कोई भी आप कफ सिरप देखें, इवन अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं वो भी उसमें लिखती हैं एडिड हनी, ठीक है। तो वो हनी जो उनसा उसका एक रोल तो है बहुत अच्छा, खालिस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो आपने छोटी सी टिप बताई है, ये आप समझ लीजिए कि एक प्रॉपर मेडिसिन है जिसको आप अगर रेगुलर लेंगी तो फिर मेरा ख्याल आपको मज़ीद किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए जैसे आजकल ढीठ खांसी है जो हफ्तों चल रही है और ऐसा लगता है कि अब खांसी नज़ला हमारे हिस्सा बन गया, ठीक है, मतलब किसी न किसी को हर वक्त मौजूद रहता है। तो इसी में आप शहद के साथ थोड़ा सा अदरक का पानी डाल लीजिए, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल लीजिए। इसको पानी रेशे को भी खत्म करेगी, रेशे को भी खत्म करेगी। जो हल्दी की वजह से इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी वो अपना फ़ायदा देगी। अदरक जो उनसे है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी वायरल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। उसके साथ जो काली मिर्च है वो आपको सूदिंग भी देती है, प्लस ये कि वो हल्दी को एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा कम्बिनेशन बन जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर फैसल, जिस तरह मैंने भी आपसे जिक्र किया, और जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत बढ़ जाती है, तकलीफ दे होती है, तो फिर ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि एंटीबायोटिक फिर लोग तंग आकर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने भी इस्तेमाल किया, आई फील है कि इम्यूनिटी बड़ी लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मेरी भी हुई और बहुत सारे लोग जो सफ़र कर रहे होंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर ऐसी कौन सी हर्बल चीज़ है जिसका इस्तेमाल घर में किया जाए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करे? सबसे पहले तो फ्रूट्स आ जाते हैं आपके, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं और जो आपको कोई नुकसान नहीं देते तो वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करने।
और अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने सारा साल जितने भी फल वगैरह बनाए हैं उसमें सबसे बड़ी मिकदार विटामिन सी की होती है। विटामिन सी, और विटामिन सी अब प्रूवन है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो सिर्फ सिट्रस फ्रूट में नहीं होती, वो अमरूद में भी है, वो आम में भी है, मतलब हर सीज़न के फल में विटामिन सी एक अच्छी मिकदार में होती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप मौसमी फल का इस्तेमाल ज़रूर करें और उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, यखनी जो उनसी है वो बड़ी अच्छी आपको प्रोटीन देती है और प्रोटीन जो उनसी है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। उसके अलावा आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी ये चीज़ें आ जाती हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अंडा है, नट्स हैं, तो ये सब को आपने अपनी खुराक का हिस्सा किसी न किसी हद तक ज़रूर बनाना है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। और ये जो हमारे फल हैं ये तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सस्ते हैं, अफोर्ड किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम बीमार भी हैं या बुखार भी है और अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस तरह से इस्तेमाल करें तो अपनी खुराक उन दिनों भी अच्छी रखें, दो कि वो टेस्ट चेंज हो जाता है, दिल नहीं करता, खाने को भूख नहीं लगती। लेकिन अगर अपनी आप ग़िज़ा का उसमें भी प्रॉपर ख्याल रखेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने अंडे का जिक्र किया, यखनी का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बड़ा मसला अभी आजकल फेस करना पड़ा है कि लेटते हैं सोने के लिए, या बच्चे भी तो वीजिंग हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बच्चों को भी हो रही है, बड़ों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए भी कोई टोटका? देखिए, साइनस इश्यूज जब भी आएंगे तो वो साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो लेके आएंगे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हम करते ये हैं कि हमने जो टिप्स कोरोना के दिनों में बहुत रिलीजियसली फॉलो की थी उनको हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है। जबकि सिम्टम्स सारे वही चल रहे हैं अभी तक, बेशक उसकी शेप बदल गई, उसके वायरस बदल गए, उसकी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन हमने वो एहतियातें सब छोड़ दी। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि हमें इन सब चीज़ों को जो उस वक्त हम केयर कर रहे थे, मिसाल के तौर पे मास्क लगाना हमने छोड़ दिया, हम लापरवाह हो गए, स्टीम लेनी हमने छोड़ दी, ठीक है। अब ये पोल्यूशन जो उनसी है वो तो मौजूद है, उसका कोरोना से ताल्लुक नहीं है, ये तो आपकी हाइजीन से बन चुका है। अब तो हमारे घरों में फ़ज़ा है वही तब्दील हो चुकी है। तो ये हमारी किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ये अब हमारी हाइजीन का हिस्सा होनी चाहिए। तो जब भी आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा स्टीम ज़रूर लें, और स्टीम में अगर हो सके तो पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए या यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, 3 से 4 ड्रॉप्स। और तरीका ये होना चाहिए कि आपने नाक से खींचना है, होल्ड करना है और फिर मुंह से आपने एक्सेल करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पूरा पैसेज जो सा आपका वो हफ्ते के हफ्ते आपका साफ होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक अहम पॉइंट आपने रेस किया कि हमारे यहाँ फ़ज़ा ही तब्दील हो चुकी है और स्मोक की वजह से, या जो इतनी आलूदगी, पोल्यूशन इतनी बढ़ चुकी है कि आए रोज़ बच्चे भी बीमार रहते हैं, हम लोग भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। अब चूँकि बारिशें भी नहीं हो पा रही हैं, उसकी भी वो भी एक रीज़न है कि हमारी जो फ़ज़ा है वो क्लीन नहीं हो। क्लाइमेट चेंज उनसे उससे तो बहुत सारे मसाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे हम गुजारा तो करना पड़ेगा, और गुजारा इसी तरह हो सकता है कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, उसको हेल्दी कर लें, उसको बेहतर कर लें। डॉक्टर साहब, रोज़मर्रा हम कोई ऐसा कावा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने फ़ज़ा की बात की कि सिर्फ फ़ज़ा आपने कहा कि स्टीम लेनी चाहिए ट्वाइस अ वीक, कोई ऐसा कावा जो हम यूज़ कर सकें डेली बेसिस पर या 1-2 दिन के बाद, जो कि हमारे रेशा, बलगम या जो हमारा इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करे, जो दीगर जो मसाइल है उससे भी हम बच सकें? बिल्कुल, बड़ी आसान सी चीज़ें, 4 चीज़ें आप बना लें, उसका कहवा आप पी लें। लौंग, दारचीनी, बादियान खताई और तुलसी, जिसको हम बेसिल कहते हैं, ठीक है। अब हर नर्सरी से हर जगह पे अवेलेबल भी है, अदरवाइज़ ड्राई फॉर्म में तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ग्रोसरी स्टोर्स पे भी मिल जाएगी, ठीक है, बेसिल के नाम से मिल जाएगी आपको। तो आपने करना ये है कि लौंग, दारचीनी और बादियान खताई को, इसको तो आपने बॉईल करने रखना है हल्की आंच पे, कि जब इसका खुशबू फूट जाएगी और इसकी रंगत पानी में आ जाएगी तो आखिर में आपने इसमें थोड़ी सी तुलसी डाल देनी, और तुलसी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना नहीं है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर कड़वा हो जाएगा। बस वहाँ पे आप उसको चूल्हे को, आंच को बंद कर दें, उसको दम दे लें। जब वो अच्छा गर्म हो तो उसको छान के और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के पी लें। ये हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जब दिल चाहे आप पी सकते हैं, रात को सोने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमें ये मसले मसाइल होते हैं, स्नीजिंग बहुत बढ़ जाती है, फ्लू कफिंग हो रही होती है, तो आइज़ भी इची हो जाती है, आइज़ भी वाटरी हो जाती है,
तो इस हवाले से मैं चाहूँगी शॉर्टली ज़रा क्विकली, क्योंकि ब्रेक पे जाना है। जी, एलर्जीज है ना, एज सच तो ये सारी एलर्जीज के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो एलर्जी उसी वक्त होगी जब आप अपनी डाइट में जिंक को, विटामिन सी को और कोई भी अच्छे बी कॉम्प्लेक्सेस को शामिल करें, तो वो शामिल कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और बदलते मौसम के साथ जो बीमारी जान नहीं छोड़ रही है उससे वाले से बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम मिलेंगे ब्रेक के बाद। PSL में आज कौन से मैचेस होने वाले हैं और कल लाहौर कलंदर की जीत के ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करेंगे फुटबॉल के खेल की जिसको किंग की हैसियत हासिल है। कतर में फुटबॉल का आलमी कप होना, एक फ़ायदा तो ये भी हुआ है कि अब पूरे रीजनल में फ़ुटबॉल की जो सरगर्मियां हैं वो फ़रोग पा रही हैं। पाकिस्तान को भी फ़ुटबॉल पर बहुत काम करना बाकी है। फिर कभी हम फुटबॉल के वर्ल्ड कप में शामिल हो सके, उम्मीद तो खैर इस बात की करनी चाहिए। इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उन्होंने फ़ुटबॉल में अपना नाम दुनिया में रोशन किया है और इसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी फ़ुटबॉल के फ़रोग के लिए काम कर रही हैं। उनमें से एक कराची यूनाइटेड क्लब भी है और ये क्लब 1996 से फ़ुटबॉल के फ़रोग में अपना हिस्सा डाल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ रखता है। इस क्लब के बच्चे कराची से इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारुफ में पहले करवाती चलूं, नसीर बाबा अंडर 12 फुटबॉल कराची यूनाइटेड क्लब से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं मोहम्मद हसन जो कि मुंतजिम है कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के। इनसे गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नसीर, पहले आप बताइएगा कि आपके क्लब को कतर की जो नेशनल फुटबॉल एकेडमी के साथ खेलने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम वहाँ गए, बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोग के लिए बड़ी बात है, हम बाहर मुल्क जा रहे हैं, खेल कर आएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हसन, आप बताइएगा, आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कितना टैलेंट देख रहे हैं बच्चों में, पोटेंशियल कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको शो पे रखा है। जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज तो हम लोग को इनविटेशन मिला है कतर से कि हमारी एकेडमी जो है आए और उधर compete करे। तो अंडर 11 एंड अंडर 12 की जो कैटेगरी होती है उनमें जो है टैलेंट तो बेतहाशा है। उनमें से भी जो हमारी कोचिंग स्टाफ है वो जो है दिन रात बस इसी काम पे मेहनत कर रही है कि जो अच्छी टीम है हमारी वो एक टीम को कंपाइल करे, एक टीम को बने और फिर उस टीम को जो है लेके जाए। और जिस हम पहले भी जो है 5 इंस्टेंसेस पे गए हैं जिसमें 2 दफ़ा हम लोग जो है लास्ट 2 टाइम जब हम गए थे वो हम लोग जीत के आए थे, चैंपियंस रहे थे सीरीज़ की। तो कोशिश जो है हम लोग की कोचिंग स्टाफ की यही है कि हम लोग इस दफ़ा भी जब जाए तो हसन तो फिर कौन कोचिंग कर रहा है, कितना क्वालिफाइड स्टाफ है जो इन बच्चों को ट्रेन कर रहा है, इनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस के हवाले से बताइएगा। टैलेंट तो आपने बताया, पोटेंशियल तो आप कह रहे हैं कि वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। जी तो हम लोग के जो कोचिंग स्टाफ है वो PFF लाइसेंस कोचेस होते हैं। ये जो है इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो हमारा जो ग्राउंड है क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में, उधर जो है हम लोग इनकी ट्रेनिंग ओवरसी करते हैं। तो ट्रेनिंग में जो है जो नंबर ऑफ़ डेज़ हो गए हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। इनकी जो टेक्निक है, इनके जो बिल्डअप प्ले है, इनका जो गेम है उस पर जो ना ज़्यादा फोकस होता है। और साथ साथ क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, इम्पैक्ट स्पोर्ट है ये, तो नॉट जस्ट ऑन द गेम बट इनकी डाइट पे, इनकी एक्सरसाइज पे, इनके डिसिप्लिन पे भी जो है वो फोकस किया जा रहा है ताकि ये कंप्लीट फुटबॉलर बन सके। ठीक, तो यूनाइटेड के खिलाड़ियों को वो सहूलियात मिल रही हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर दस्तयाब है, हुकूमत की तवज्जो है, उस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए अभी क्योंकि काफ़ी जो है फ़ुटबॉल का भी राइज़ आया है
तो अल्लाह का शुक्र है जी, फुटबॉल पे भी जो है फोकस हो रहा है। हमारे जिस तरह हमारे इन टोटल 15 सेंटर्स है, जिसमें से 11 सेंटर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में होते हैं, लाइक लियारी, ओल्ड गोलीमार, मलीर। तो इन सब एरियाज़ में जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो डेफिनेटली वो जो है विदाउट एनी हेल्प तो नहीं होता है, वो गवर्नमेंट की उसमें भी वो हेल्प होती है। प्लस साथ में जब नसीर जब खेल के आए थे, जब इनका बैच किया था कतर और जीत के आए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको भी रिकग्नाइज किया था और अपलॉड किया था और साथ में जो है कैश प्राइज भी इनको दिया था। तो यस, गवर्नमेंट की सपोर्ट तो है ऑब्वियसली। इसी चीज़ को बरकरार रखने में और इसी चीज़ को वो आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट तो ज़रूरी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, ताकि बच्चे जो है डिसहार्ट नहीं हो और हम लोग जो है इस विज़न को कंप्लीट कर पाए कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो और एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है हम लोग पाकिस्तान को पहुँचाए, प्लेयर्स को हम लोग पहुँचाए और नाम सबका नाम जो है। That's amazing। नसीर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मुझे बताइएगा, बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक आपको रहा, किसके थ्रू आपने ट्रेनिंग ली, फेवरेट खिलाड़ी आपका कौन सा है? लास्ट टाइम अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, मैचेस देखे आपने सारे? जी मैम, मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल 8 साल से। वहाँ मैं मलिन में खेलता आ रहा हूँ, फिर कराची यूनाइटेड का ट्रायल हुआ, फिर मैंने हिस्सा लिया ट्रायल में, फिर मेरा नाम आया, फिर कतर का टीम बना और हम गए थे कतर और फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। तो वहाँ मेरा फेवरेट प्लेयर था एम्बापे, और बचपन से मेरा फेवरेट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर फीफा से एम्बापे था। अच्छा, तो जो अब आगे आप जा रहे हैं, जो मुकाबले होने जा रहे हैं, उसके लिए कितना एक्साइटेड है और कितनी तैयारी भरपूर है? बहुत एक्साइटेड है हम लोग, हमारा प्लेयर सब एक्साइटेड हैं कि हम बाहर मुल्क जा रहे हैं खेलने के लिए और बहुत तैयारियां हो रही है। हमारे कोच बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ठीक, अच्छा हसन बताइएगा, टैलेंट हंट किस तरीके से आप करते हैं? लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं या आपका कोई क्राइटेरिया होता है? कोई अगर आपको ज्वाइन करना चाहे तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है? देखिए, टैलेंट हंट के जो है मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो होता है कि लोग हमको भी अप्रोच करते हैं, सेकेंडली हम लोग हमारे पास भी जो है वो ट्रायल्स ओपन करते हैं और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर पे जो है हम लोग ट्रायल्स ओपन करते हैं। तो बच्चे जो है आते हैं, ट्रायल्स देते हैं, हमारे जो कोचेस हैं वो चेक करते हैं कि इनकी मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा होता है, उस पर देखते हैं कि उसकी रनिंग कैसी है, उसका रिस्पांस कैसा है टू सर्टेन सिचुएशन। तो वो इंटायर क्राइटेरिया को देखते हुए बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उन पे जो है ना वो काम होता है, उन पे उनकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि फिर ये और भी परफेक्ट प्लेयर्स बने। तो इट्स जस्ट नॉट कि लोग हमारे पास आए, हम भी जो है वो इनवाइट्स देते हैं ताकि बच्चे हमारे पास आए। और एजेस जो है वो जो हम लोग के प्रोग्राम्स है वो 2.5 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं ऑल द वे अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज। तो हम लोग बिल्कुल ही जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, उनको भी हम एंटरटेन करते हैं ताकि वो एक फुटबॉलिंग सेंस उनमें डेवलप हो। और फिर जो हमारी एकेडमी है उसमें बच्चे आते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम्स एज वेल। तो वो चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हो या वो हमारा पे टू प्ले प्रोग्राम हो जिसमें पीपल पे टू ट्रेन। तो उसमें होता है कि आपकी मोहम्मद हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, नसीर बाबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बेस्ट विशेस में देना चाहूँगी आप दोनों वाले टूर्नामेंट के हवाले से। आप लोग जाएँ, कामयाब होकर वतन वापस लौटे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन और बुलंद हो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बरतानिया के अजीमुशान बहरी जहाज़, यकीनी तौर पर आप लोग समझ चुके होंगे टाइटैनिक का मैं तस्करा करी तो टाइटैनिक के डूबने के 110 साल से ज़ायद अरसे के बाद जहाज़ की बाक़ियात की जो नायाब वीडियो है वो एक मरतबा फिर से मंजर-ए-आम पर आई है। वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की जानिब से फिल्म टाइटैनिक के 25 साल मुकम्मल होने पर 80 मिनट की वीडियो शेयर की गई है। इसमें समंदर में टाइटैनिक के मलबे को भी देखा जा सकता है और इस नई वीडियो के जरिए टाइटैनिक के मलबे को इंसानी आंख अंदर
बाहर से बहुत करीब से देख सकती है। अच्छा, टाइटैनिक के मलबे की जो वीडियोस है ये ज़ेरे समंदर सतह से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई है वीडियो, और जो 1985 में एक्सप्लोरर्स को मलबा मिलने के चंद माह के बाद रिकॉर्ड की गई। अच्छा, याद रहे कि 12 अप्रैल 1912 को 882 फुट लंबे, 92 फुट चौड़े, 175 फुट ऊंचे और 46,328 टन वजनी जहाज टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ, जो उसका आखिरी सफर साबित हुआ। 14 अप्रैल 1912 की रात न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 400 मील जनूब में टाइटैनिक समंदर में तैरते एक बर्फानी तोदे से टकराया, और इस हादसे में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, समंदर में डूब गया, गर्क हो गया। जबकि इस हादसे में 2023 मुसाफरों और अमले समेत सिर्फ 705 अफराद ही जिंदा बच पाए थे, क्योंकि उस टाइम जो लाइफ सेविंग बोट्स थी वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं थी। और अगर टाइटैनिक की हम हिस्ट्री देखें तो इस जहाज़ के बारे में ये दावा किया गया था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज़ है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पर जा रहे थे। और उन दिनों जब हवाई जहाज़ का सफ़र इस तरह से नहीं होता था तो लोग बहरी जहाज़ के ज़रिए ही मीलों दूर सफ़र अपना तय किया करते थे। बहरहाल एक बहुत ही बड़ा, एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है ये हिस्ट्री का, और इसकी डिटेल्स अब इस तरीके से मंजर आम पर आना, जो जहाज़ की बाकियात है उसकी ये वीडियोस इतने सालों के बाद जो असल फुटेज है नाजरीन वो रिलीज़ की गई है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर वालों को, लाहौर कलंदर्स को के फॉलो करने वालों को। जनाब कराची में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और कोयटा ग्लैडिएटर्स को नाजरीन 36 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। कोयटा की टीम को टारगेट मिला 199 रन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोयटा की टीम ये पूरा नहीं कर सकी टारगेट, और इस तरह से जो शाहीन की टीम है वो जनाब जीत गई, उनको फतह हुई। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सैयद उवैस मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इस मैच के हवाले और आज शाम के होने वाले मैच के हवाले से एनालिसिस और तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग उवैस, हाउ आर यू? मुबारक हो आपको भी जनाब, लाहौर कलंदर्स की एक और जीत। वालेकुम अस्सलाम। आपकी खुशी से पता लग रहा है कि आप लाहौर को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट कर रही हैं। जनाब बनता है, लाहौर वाले हैं, पंजाब वाले हैं तो लाहौर वालों को सपोर्ट तो करेंगे। नहीं देखिए, एक चीज तो अच्छी है क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर अगर देखें तो आपको पता है कि जब कल मैच खेला गया था स्पेशली लाहौर और कोयटा का, तो लाहौर के लिए भी विक्ट्री जरूरी थी। कोयटा के लिए भी आपको पता है कि लाहौर पिछला मैच हार चुकी थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी पिछला मैच हारे हुए थे, तो उनके लिए बड़ी जरूरी थी दोनों के लिए विक्ट्री जो उनसे यहाँ पर, क्योंकि एक मोमेंटम आप वापस कैरी ऑन करते हो टीम का। लेकिन लाहौर जिस तरीके से आपको पता है इस दफा एक टीम यूनिट आपके सामने जो परफॉर्म कर रहा है, शहीन अफरीदी की कप्तानी में, चाहे बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की स्पेशली बात करें, आपने देखा होगा कि जो रॉ टैलेंट है जो लाहौर के अंदर हर पीएसएल के अंदर वो कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है, वो परफॉर्म कर रहा है। फिर फखर जमान की परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली कल वो जरूर क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन डाउन दी ऑर्डर आप देखें तो उनके पास इतने तगड़े डेविड वियसा भी हैं, इतने तगड़े बैट्समैन मौजूद हैं जो कि टफ टाइम दे सकते हैं बड़ी टीम्स को। लेकिन कोयटा का जो सबसे बड़ा, जो मुझे अभी तक जो पूरे टूर्नामेंट में इशू नजर आया, वो आपका कप्तानी भी है, दूसरा आपकी मुझे जो टीम सेट है, माइंड सेट है, वो समझ में नहीं आ रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि आपने देखा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को ऑफ किया हुआ है। कप्तानी का लगा, मुझे कप्तानी का इशू लग रहा है यहाँ पर। देखिए ना, क्योंकि जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो कप्तान बैठा हुआ है, ये चीज को क्यों नहीं रियलाइज कर रहे कि यार चौथा मैच हो चुका है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पर, हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट फ्लॉप हो रहा है। हमने कल भी मैच में रद्दोबदल करके, मुझे समझ में नहीं है कि हमें जेसन कॉम्बिनेशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से जो क्रिकेट पंडित है वो ये कह रहे थे कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम, ये अच्छी टीम है, जगह बना सकती है, आगे तक एंड तक जा सकती है, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। लेकिन जैसे आपने बात की ना, देखो कोयटा की अगर हम बात करें, कोयटा बड़ी जबरदस्त टीम है ऑन द पेपर। देखो इफ्तिखार मौजूद है, उनके पास अपना बड़ी तगड़ी साइड है कोयटा, आम साइड नहीं है, बॉलिंग यूनिट आप देख लें, लेकिन सिर्फ एक जेल अप यूनिट आपको चाहिए। मुझे इस चीज का सवाल सबसे बड़ा है, नदीम उमर साहब जो उनके अपना ऑनर भी हैं, वो खुद भी बड़ा जबरदस्त क्रिकेटिंग माइंड रखते हैं, उसके बाद सरफराज भाई हैं, भाई आपके पास विल स्मिथ बाहर बैठा हुआ है, जिसने पिछले पीएसएल के अंदर आपने देखा होगा जो उसकी परफॉर्मेंस लड़के की
सब ने उसके बारे में बात की। आप उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? आपको पता है कि जब गप्टिल आपके लिए नहीं परफॉर्म कर रहा है, एक मैच में गप्टिल ने परफॉर्म किया, कल के मैच में जेसन रॉय ने परफॉर्म किया, लाइक उनकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर, तो आप क्यों नहीं विल स्मिथ को चांस देते? आपका जब तक ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करेगा, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं करेगा। इशू क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये आ रहा है कि कल आपने बैटिंग ऑर्डर भी देखा होगा, मुझे समझ में नहीं है कि सरफराज अहमद को भाई किसने कहा था कि आप 7वें नंबर पे जाके बैटिंग कर लें, नीचे एकदम आ जाएं बैटिंग करने के लिए? आपको फ्लक्चुएशन तो आप फ्लक्चुएट किस्म के बैट्समैन तो नहीं कि आपको किसी भी नंबर पे भेज दें तो आप वहां जाके उस नंबर पे परफॉर्म कर लें। अगर अब हम स्कोर बोर्ड का जरा जायजा लेते हैं, मुल्तान सुल्तान छाई हुई है सबसे आगे। अगर कहा जाए मुल्तान सुल्तान ही गालिबन, मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान, ज़ैन पेशावर और लाहौर, मेरे ख्याल से अच्छी गेम हमें इन तीनों टीम्स की जानिब से देखने को मिली है। देखिए अभी जैसे आपने भी बड़ी अच्छी बात की थी पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा एक अपना बाकी पड़ा वैसे पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा टूर्नामेंट। और एक हमेशा मैं बात करता हूँ, जो टीम अपना स्क्वाड को मेंटेन करेगी आखिर तक वही टूर्नामेंट जीतती है हमेशा। और अगर हम बात करें चाहे वो मुल्तान सुल्तान की, मुल्तान सुल्तान आपको पता बड़ा जबरदस्त अपना इस वक्त उनका जो स्क्वाड है वो जहलप आपको नजर आ रहा है रिजवान की कप्तानी में। कहीं ना कहीं मैं कहता था शायद टिम डेविड की कमी जो सी है वो इनको महसूस होती है, लेकिन लगा नहीं, क्योंकि डेविड मिलर उनके पास मौजूद है जिनको किलर मशीन भी कहा जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा रायली रूजुफ बड़े राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं मुल्तान के लिए, ये खतरे की घंटी है दूसरी टीम्स के लिए। बॉलिंग यूनिट की बात करें, शाहनवाज धानी मौजूद नहीं है, लेकिन अब्बास अफरीदी हैं, दूसरे लड़के हैं, खास करके एहसान उल्लाह जो कि एक रॉ टैलेंट है, स्वाद से उनका ताल्लुक है, मेरी टीम का भी वो हिस्सा है रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग में। बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि 150 क्लिक वो कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट ले रहे हैं। मुल्तान सुल्तान चाहे टॉप ऑफ द टेबल, अगर आप मोस्ट बैटिंग की बात करें, जो रन हैं इस वक्त वो भी मुल्तान सुल्तान के 2 बैट्समैन मौजूद हैं। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जैसा कि हम मुल्तान सुल्तान का जिक्र करें और आप स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स आज मुकाबला होने वाला है, और कराची किंग्स के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी स्कोर बोर्ड पर ऊपर नहीं आ पाई है। आज का मैच आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, और आपको लग रहा है कि आज कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान जो कि बोर्ड में सबसे ऊपर है उसको शिकस्त दे सकती है या टफ टाइम मिल सकता है? देखिए क्रिकेट इज अ फनी गेम, आपको कुछ पता नहीं होता। जिस दिन आपका दिन अच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पाकिस्तान आपके सामने हार्ट अटैक देखने में छाना चाहता है, और पाकिस्तान सुपर लीग भी इस दफा जानी जा रही है। लेकिन मुल्तान की बात करें, मुल्तान का यूनिट बड़ा तगड़ा है इस वक्त, लेकिन कराची का एक सेटबैक आपको पता, मोहम्मद आमिर मौजूद नहीं है। जरूर उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एक जरूर इम्पैक्ट डालते हैं क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम वहां पर मौजूद है। लेकिन मुल्तान जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, कराची के लिए बड़ा मुश्किल होगा मैं कहता हूँ, क्योंकि इमाद वसीम जरूर कप्तान है। मैंने इमाद वसीम की बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अभी तक, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप करें, चाहे उन्होंने जो बात की अभी तक, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। टीम बड़ी है, चाहे क्वेटा है, चाहे मुल्तान, चाहे कराची है, चाहे आप बात करें पेशावर ज़ल्मी की, यहाँ तक की बात करें, तीनों टीम्स बहुत बड़ी टीम्स है, बहुत बड़े नाम है। लेकिन कराची भी जो सा अपने स्क्वाड को जो सा अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा। उन्होंने कल उस दिन बहुत अच्छी अकलमंदी की जिसमें अपना जेम्स विंस को ओपनिंग करवाई मैथ्यू वेड के साथ, जिसने प्रेशर रिलीज किया। आपने देखा होगा मैथ्यू वेड ने परफॉर्म किया उनके लिए। मैं यही चाह रहा था कि यार आप अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट जो सा उसको तगड़ा करो। ये सारी जितनी तीन टीम्स जिस वक्त स्ट्रगल कर रही है वो अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट की वजह से कर रही है। प्रेशर ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जो मिडिल ऑर्डर सस्टेन नहीं कर पाता। शोएब मलिक का हमेशा कहते हैं कि जब तक दर्जी जोन सा है वो जिएगा तब तक सीएगा, लेकिन टाइम कम है, क्लोजिंग के जाने भी बढ़ना है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? और नो सियासी जवाब। हाँ है तो बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं एफिलिएशन भी आ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर कलंदर हमेशा से फेवरेट रही है मेरी। अल्लाह करे कि इस दफा भी लाहौर जोन सा अच्छा परफॉर्म करे, लाहौर जोन सा टूर्नामेंट जीते। ख्वाहिश भी है क्योंकि एक अच्छी टीम भी है जिस तरीके से, और हमारी पंजाब की नुमाइंदगी भी है मैं कहता हूँ लाहौर कलंदर की। और जिस तरीके से लाहौर ने हमेशा रॉ टैलेंट को पॉलिश किया है, वो सबसे अच्छी चीज मुझे अपना लाहौर की लगी हमेशा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच उवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जनाब हमारी भी दुआएं लाहौर के साथ और बाकी भी टीम्स के साथ। मुल्तान सुल्तान भी अच्छा प्ले कर रही है। आज का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, होपफुली होगा भी। बहरहाल प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अच्छे से अपना दिन स्पेंड कीजिए, कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।